आज का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। वन डे वन चैप्टर के इस सीरीज में अंतिम युद्ध में आज बात होगी इसी चैप्टर की, जिसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। पिछले 10 सालों के पेपर को अगर हम देखें तो हर एक साल 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पिछले 10 सालों में यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। आज ये चैप्टर 2 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर आज तुम्हारे टिप पे होगा। बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइनों को देखेंगे और की पॉइंट से चीजें तुम याद भी कर पाओगे। तो सारा चीजों का एक कॉम्बो पैक होगा ये तुम्हारे सामने। तो चलो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठो और एनसीईआरटी में ये टॉपिक निकालो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं इस चैप्टर के लिए? बहुत शानदार। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नजरें स्क्रीन पे और अपनी एनसीईआरटी पे। टॉपिक्स हमारे पास यही हैं। टोटल 6 टॉपिक्स हैं इसमें। इसके साथ में एक और टॉपिक है डिसऑर्डर्स, जो हर एक जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का उसके लास्ट में दे रखा होता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रेड अर्लियर, क्या ऑक्सीजन तो सारे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहे हैं? एक बात आती है, तुम्हें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर तुम अपने खाने को ऑक्सीडाइज नहीं करोगे तो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन की जरूरत ऑर्गेनिज्म को होती है सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ताकि यहां से एनर्जी निकालकर जो भी हमारे दिन भर की एक्टिविटीज हैं हम उनमें वो एनर्जी लगा सके। इसलिए हमें वो एटीपी चाहिए। तो एटीपी कहां से आया? इनडायरेक्टली ऑक्सीजन से आया। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम आखिर करता ही कौन? तो इसलिए यहां पे चाहिए होगा ऑक्सीजन। अब कोई भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जब चीजों को तोड़ा जा रहा है तो मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। अब चीजों को तोड़ने में CO2 भी तो रिलीज हो रहा है। तो जो CO2 रिलीज हो रहा है, क्या वो हार्मफुल है? इसका मतलब टिश्यू में ज्यादा देर तक अगर CO2 रहा तो उसके लिए नुकसान है, उसको बाहर निकालना होगा। मतलब ऑक्सीजन की एंट्री डायरेक्ट सेल में होती रहनी चाहिए और CO2 बाहर निकलता रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में निकलता है और O2 को कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड करना होगा, और वहीं जो सेल CO2 प्रोड्यूस कर रही है उसको बाहर की तरफ रिलीज करना होगा। एटमॉस्फेयर से O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर निकलना, हम इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं और कॉमनली हम इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे दोनों में आसमान जमीन का फर्क है दोनों टर्म्स में, लेकिन हमारी एनसीईआरटी दोनों को एक मानती है। अगर मैं तुमसे पूछूं सेलुलर लेवल पे कौन सा काम चल रहा है तो बोलोगे रेस्पिरेशन। लेकिन मैं बोलूं कि लंग्स लेवल पे कौन सा काम चल रहा है तो वहां पे ब्रीदिंग टर्म का यूज हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब यहां पर बोला जा रहा है कि अपने चेस्ट पे तुम अपने हाथ को रखकर अपने चेस्ट के मूवमेंट को फील कर सकते हो कि कैसे वो अप एंड डाउन आ रहा है। ऐसा ब्रीदिंग के ही चलते हो रहा है। इस चैप्टर में हमारा मेन टारगेट क्या होगा? पहला, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दूसरा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा है, और आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है ना। तो सबसे पहले है हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। चलो मैं तुमसे कुछ चीजें पहले स्टार्टिंग में पूछता हूं। अगर कोई स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैसे रेस्पिरेशन को ये पता होना चाहिए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर कोई ट्रैकिया से करे तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के सहारे करे तो गिल्स रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मानकर चलो कोई लंग्स के सहारे करता है जैसे कि हम लोग, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी के हेल्प से करता है तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी टर्म्स मैंने बोले हैं सब काम के हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहला, ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा है, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि किसी भी एनिमल का हैबिटेट कैसा है,
मतलब वो कहां रह रहा है, पानी में है, जमीन पे है, कहां वो रह रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हैबिटेट एक देखना होगा हमें, और एक देखना होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू पे है, ऑर्गन पे है, ऑर्गन सिस्टम पे है। यही डिसाइड करेगी कि उसके ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसा होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर यहां पे हैं। जैसे मैं तुमसे कुछ बात करता हूं लोअर इनवर्टेब्रेट्स के बारे में, जैसे तुमने नाम सुना होगा पॉरीफेरा, देन सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट बोलूं कि एक मछली है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो बोलोगे मछलियों के पास गिल्स होता है। मैं बात करूंगा टैडपोल के बारे में, जो मछली का जो बच्चा होता है फ्रॉग का, तो उसके बारे में भी बोलेंगे कि हाँ वो भी गिल्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं तुमसे फ्रॉग पूछूंगा, लंग्स भी इस्तेमाल करता है, स्किन भी इस्तेमाल करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का भी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं एनालिडा, अर्थवर्म के बारे में, तो बोलोगे मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब सब अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस पैराग्राफ में वही पढ़ना है। देखते हैं जरा, स्पंजेज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, तुम देखकर ही नजर आ रहा होगा, मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस, बीच में टीनोफोरा छोड़ रखा है एनसीईआरटी ने, तो तुम इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इन तीनों के पास? बिल्कुल नहीं। तो कैसे होता है एक्सचेंज O2 और CO2 का? तो बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन से। इनके बॉडी सरफेस पे आराम से जनरल सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है। तो इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता इनके पास। आगे अर्थवर्म, जो कि मेंबर है एनालिडा का। अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक स्किन का लेयर है और वो मॉइस्ट होता है। और वहीं बात करें आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट के बारे में, तो उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, जिन्हें ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। याद आ रहा होगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं साइड में लैटरली, जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, और वो टोटल 10 पेयर्स होते हैं स्पाइरिकल्स। कॉकरोच के केस पे हमने देखा था। ऐसे ही कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं। जैसे तुमसे पूछे स्पाइडर का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो बोलोगे बुक लंग्स। अगर पूछे मॉलस्का का, तो बोलेंगे क्या? गिल्स बोला जाएगा, सिंपल। कॉकरोच का पूछा जाए, सिल्कवर्म का पूछा जाए, तो डायरेक्ट बोलोगे ट्रैकिया है। इतनी बातें याद रखनी है। आगे देखें, कुछ स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है, गिल्स कहते हैं जिसे। गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को गिल्स रेस्पिरेशन भी कहते हैं, या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, नाम सुना होगा तुमने प्रॉन का, ये इस्तेमाल करते हैं। और बाकी मॉलस्क भी गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो तो गिल्स का इस्तेमाल दो पर्पस के लिए करते हैं, एक रेस्पिरेशन पर्पस के लिए और एक एक्सक्रीशन पर्पस के लिए। और जहां तक की बात है लंग्स के बारे में, तो लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये ज्यादातर टेरिस्ट्रियल फॉर्म, जो जमीन पर रहते हैं, जैसे मैमल्स। बर्ड्स भी करते हैं लंग्स के थ्रू, रेप्टाइल्स भी करते हैं लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट, तो वर्टेब्रेट्स, फिशेस, ये सब इस्तेमाल करते हैं गिल्स। और वहीं बात करें अगर हम फिशेस, अगर पूरे वर्टेब्रेट्स में 5 चीजें आती हैं ना, पता होगा तुम्हें, पूरे वर्टेब्रेट्स में 5 चीजें आती हैं जिन्हें परम के नाम से जानते हैं। पी, पाइसेस, जिसमें मछलियां आती हैं, ये तो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सारे लंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बात करें फ्रॉग्स के बारे में, तो फ्रॉग्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि वो इस्तेमाल लंग्स का भी करते हैं, स्किन का भी करते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी का भी करते हैं। तरीके उनमें बहुत सारे हैं। स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे सरवाइव करते हैं, उनमें मैमल्स के पास सबसे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब मैमल्स जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम ना कहीं और है ही नहीं, इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड। तो याद रखना, अब इनके बारे में मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेस्ड होती हैं हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, और बाकी कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से मैकेनिज्म से रेस्पिरेशन करेगा, वो सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। मतलब पिछले पैराग्राफ का एक समरी है, आराम से क्विक वे में रिवाइज कर सकते हो तुम इससे। और बाकी एम्फीबियंस की बात करें
तो एम्फीबियंस हमेशा अगर पूछा जाए क्या शो करता है तो स्किन से रेस्पिरेशन, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। डन। अब चले हम आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के तरफ, एक एक चलकर आगे की तरफ बात करते हैं क्या हो रहा है आगे, कैसे कैसे यहां पर पाथवे यहां पर हम लोग देख रहे हैं। स्टार्ट करें। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो पता चल गया कि इससे बेहतरीन दुनिया का है ही नहीं कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास हो, मतलब मैमल्स के पास तो बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जर्नी कहां से स्टार्ट होती है? वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। कहानी स्टार्ट होती है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जो कि पेयर में है, सबको पता है। इसके बाद नाजल पैसेज आता है, पहले नंबर पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, दूसरे नंबर पे आता है नाजल पैसेज, ये जो पूरा लंबा पैसेज है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नाजल चैम्बर। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाजल चैम्बर, फिर नाजल पैसेज। नहीं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ो, थ्रू द नाजल पैसेज। तो पहले नंबर पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद वेस्टिब्यूल जिसे नाजल पैसेज कहते हैं, और उसके बाद नाजल चैम्बर, फिर वो जाकर इंटरनल नेयर्स में खुलते हैं। फिर हमारे पास फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स के हिस्से में नाजोफेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स जिसे कहते हैं हम, उसके दो पार्ट हैं, ओरोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स। उसके बाद वो जाएगा ग्लॉटिस के रास्ते लैरिंग्स वाले में, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर आगे जाकर होती है डिवीजन। देखिए तो ये तो समझ में आ गया, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नाजल पैसेज, फिर नाजल चैम्बर, आगे नाजल चैम्बर जाकर खुलती है किसमें? फेरिंग्स में। फेरिंग्स वही पोर्शन है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स opens through the larynx region into the trachea। यहां का सीक्वेंस है, पहले फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया। अब बात करते हैं ट्रैकिया क्या होती है। तो ट्रैकिया तो सिंपल सा एक पाइप होता है, ट्रैकिया, जिसमें कार्टिलेज के बने हुए रिंग लगे होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है। नेक्स्ट, फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स। ठीक है, प्लट याद रखना, पीएलटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। लैरिंग्स किस चीज का बना है? तो कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे साउंड बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। जब हम खाने को निगल रहे होते हैं तो ग्लॉटिस क्या था? फूड पाइप या विंड पाइप? विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते थे। तो बताओ, जब हम खाने को निगल रहे होंगे तो ग्लॉटिस किससे कवर हो जाएगा? एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस भी किस चीज का बना हुआ? कार्टिलेज का। मतलब जिस चीज से बनी है लैरिंग्स, उसी चीज से बनी है एपिग्लॉटिस। कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैप लाइक, पतला या मोटा? पतला, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इस समय आप आराम से खाना नीचे की ओर पास हो गया। तो ट्रैकिया कैसा है? एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रैकिया कैसा, मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रैकिया कैसा है? तो ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। देखना जरा यहां पे, ये ट्रैकिया मैंने कहा स्ट्रेट ट्यूब है। अब आगे जाकर जब दो टुकड़े में टूट जाएगा ये देखो, दो टुकड़े मैंने कर दिए। जब ये दो टुकड़ों में यहां से टूटता है, तुमसे ये बात पूछी जाती है कि दो टुकड़ों में कहां से टूटा, तो ये चीज हमें याद रखनी है। अगर हम पीछे अपने वर्टिब्रल कॉलम से देखें तो हमारे पास होता है ना सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स। ऐसे ही पीछे का कंपैरिजन अगर आगे से किया जाए तो आगे ये ट्रैकिया हमारा कहां पे डिवाइड किया होगा वो पूछा जाता है तुमसे। तो क्या बोलोगे? T5 लेवल पे, मतलब थोरैसिक का जो 5 नंबर होगा यहां पे ये डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं मिड थोरैसिक कैविटी। ठीक है, डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवीजन हो गया। एक तरफ राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है और एक तरफ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, और आगे जाकर डिवीजन हो गया। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, बताओ आगे जाकर वो किस में डिवाइड करेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे जाकर टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर डायरेक्ट कहें तो एल्वेलाई में जाकर वो चला जाता है। Each bronchi undergoes repeated divisions। मैंने बताया अभी, प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स में, ऐसा चलता रहता है। सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर आगे और भी ब्रोंक्यूल्स,
ending up in very thin terminal bronchioles। पहले क्या था, बार बार बोल रहे हैं ब्रोंकाई ब्रोंकाई ब्रोंकाई। जो बहुत ही पतला सा पाइप रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स, जो कि बहुत ही थीन है, टर्मिनल आखिरी इंड है वो। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनेंगे। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाइल्स, इनमें रिंग होता है। जो मैंने तुमको कही ना कि रिंग ये ट्रैकिया में मौजूद है, रिंग सिर्फ ट्रैकिया में मौजूद नहीं होता है। ट्रैकिया के साथ साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी ये रिंग है, लेकिन ये रिंग इनकम्प्लीट है। अगर इधर से देखा जाए तो कंप्लीट है, मतलब वेंट्रली तो कंप्लीट होंगे, लेकिन ये छल्ले आगे से कंप्लीट होते हैं, पीछे से कंप्लीट नहीं हो पाते। जैसे मैंने बनाया ये स्ट्रक्चर, ऐसे मैंने छल्ले दिए, आगे की तरफ तो कंप्लीट है, पीछे की तरफ तो इनकम्प्लीट हुए ना, तो डॉर्सली इनकम्प्लीट एंड वेंट्रली कंप्लीट है ये। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद बहुत ही इरेगुलर, बहुत ही पतले वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्या है, एल्वेलाई। फीचर्स याद रखना, कई बच्चे ना इसको कह देते हैं यहां पे एल्वेलाई, स्टेटमेंट ही ऐसी आती है कि ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इनटू अ वेरी थिन टर्मिनल, तो बच्चे यहां पे एल्वेलाई लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, जब बोले बैग लाइक स्ट्रक्चर, जब बोले वैस्कुलराइज्ड, जब बोले इरेगुलर वॉल्ड, तब लगाना है तुम्हें किसके बारे में, एल्वेलाई के बारे में। अब देखो, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ किसका किसका, ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का, एल्वेलाई का, ये सब चीजें किस में आती हैं, लंग्स में आती हैं। तो बताओ मुझे, क्या लंग्स में ट्रैकिया आया, नहीं, इसमें ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई ही आता है लंग्स के अंदर में। अब इतनी सारी चीजें हो गई, तो मुझे इतना बताओ कि वो कौन सा जोन है जहां पर गैसियस एक्सचेंज चल रहा होगा। तो ध्यान रखना, मैंने कहा ना शुरू से, मैं एक बार ऑर्डर तुम्हें बताता हूं। जैसे देखो, सबसे स्टार्टिंग से अगर केस हम देखें तो बताओ, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आएगा हमारा, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नाजल पैसेज, और उसके बाद नाजल चैम्बर, और अंदर जाकर वो खुल जाएगा इंटरनल लेयर्स में, और उसके बाद क्या आएगा, तो बोलेंगे फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ही वो जगह है जहां से गैसियस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वाले पाइप क्या कर रहे हैं, ये पहले वाले पाइप सिर्फ गैसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद डायरेक्ट तुम कह दो एल्वेलर सैक, मतलब एल्वेलाई, यहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के पहले कभी भी गैसेस एक्सचेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आगे, ये देख सकते हो एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लगे हुए हैं रिंग, और उसके बाद ब्रोंकस, एक को बोलेंगे, दो है तो ब्रोंकाई बोला जाएगा उसे। ठीक है, देख सकते हो सारा चीज यहां पर कैसे कैसे बताया गया है। ठीक है, डायग्राम में जो चीज लिखे हैं मैं आगे बताता हूं। ठीक है, लंग्स तो तुम देख ही रहे हो कि लंग्स क्या है। लंग्स के अंदर में एल्वेलाई देख रहे होगे, और लंग्स के बाहर के दो मेम्ब्रेन होते हैं जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा के नाम से जानते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और अंदर वाली जिसे विसरल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रिब्स के कट एंड्स लगाए गए हैं। अब बाकी प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरे हुए हैं, और ब्रोंकियोल्स तो सबसे छोटा वाला जो पोर्शन है। हमारे पास टोटल कितने लंग्स हैं, दो, जो कि डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड है, जिसको मैंने बताया पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, और उसके बीच में भरा है प्लूरल फ्लूइड। इसी में इंफेक्शन हो जाती है, तो इसके इन्फ्लेमेशन के कारण बोलते हैं हम प्लूरिसी का केस हो गया है। अब ये काम क्या करता है, इस फ्लूइड का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम है। फ्रिक्शन, जैसे जोर से झटका भी लगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, देखो ना बाहर वाला है, तो क्या वो थोरेसिक कैविटी से जुड़ा हुआ रहेगा, थोरेसिक लाइनिंग से। सोच कर देखो ना, लंग्स का जैसे बाहर का हिस्सा, तो बाहर का हिस्सा थोरेसिक लाइनिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, और लंग्स का जो अंदर का हिस्सा होगा
वो अंदर का हिस्सा लंग्स के साथ जुड़ा रहेगा। तो देखो ना कितनी सिंपल सी लाइन है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में है, तो थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में। वहीं अंदर वाले की बात करें तो वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में है। सिंपल। अब वो पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और चल रहा है टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, वो कंडक्टिंग पार्ट का हिस्सा है। कंडक्टिंग पार्ट कहने का मतलब वो सिर्फ कंडक्ट कर रहा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। वहीं एल्वेलाई से लेकर एल्वेलर डक्ट्स तक की बात करें, मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से मैंने कहा था, वो सब आते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट में। दो हिस्से मैंने अभी बताए तुम्हें, एक कंडक्टिंग पार्ट जो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के पहले खत्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से जर्नी स्टार्ट होती है एक्सचेंजिंग पार्ट की और एल्वेलाई में जाकर वो खत्म हो जाता है। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वेलाई तक लेकर जाओ, जो फॉरेन पार्टिकल्स है बीच में क्लीन कर दो उसे। दूसरा, ह्यूमिडिफाई कर दो, अगर बाहर गर्म हवा है तो ठंडी भेजो, बाहर ठंडी है तो गर्म भेजो, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर में वो लेकर आओ उसे। एक्सचेंजिंग पार्ट का काम क्या है, जहां O2 और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा होता है, जहां पे मेनली अगर मैं बात करूं तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। यही वो पार्ट है जिसे हम एक्सचेंजिंग जोन के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया 2013 नीट के एग्जाम में। लगाएं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगाएं। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ए। टाइम लेना और टाइम लेकर लगाना तो आराम से तुम कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा था करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो सिर्फ एल्वेलाई का काम सही दे रखा है, बाकी सब के काम यहां पे गलत हैं। तो ध्यान रखना, जैसे कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यहां पर देखोगे ना तो सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग आगे। लंग्स की मैं बात अगर करूं तो लंग्स कहां है, हमारे ऊपर के कैविटी, मतलब थोरैसिक कैविटी। तुमको पता होगा बीच में एक होता है डायाफ्राम और उसके ऊपर में होती है थोरैसिक कैविटी, नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो जो थोरैसिक कैविटी होता है वहीं पे एक एयर टाइट चैम्बर है। इसका मतलब बलून की तरह, अगर उसमें एक निडल डाला तो लंग्स में से हवा निकल जाएगी। तो याद रखना, लंग्स की कभी भी पियर्सिंग अगर होती है तो लंग्स की पूरी जो हवा है वो निकल जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुने। ये बात क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी। सबसे पहले ये थोरैसिक कैविटी क्या है, एक बात समझो तुम कि पूरा का पूरा पिंजरा है। जैसे तोता है किसी पिंजरे में रहता है, ऐसे ही तुम्हारे जो दोनों लंग्स हैं ये थोरैसिक केज में रह रहे हैं, जिन्हें हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो ये पिंजरा आगे से भी बंद है, साइड से भी बंद है, पीछे से भी बंद है। तीन चीजें मैंने बोली, ये जो वेंट्रल साइड से भी बंद है, लैटरल साइड से भी बंद है, डॉर्सल से भी बंद है, एंटीरियर से भी बंद है और पोस्टीरियर से भी बंद है। अब किस चीजों से बंद है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला एंटीरियर, ऊपर में, तो ऊपर में तो गर्दन हो गया तुम्हारा, और ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्लैविकल बोन्स हैं तुम्हारे पास दो, जिन्हें कॉलर बोन्स कहा जाता है। तो पूछा जाए एंटीरियर में तो वो हो गया। नेक्स्ट, पोस्टीरियर, नीचे की तरफ अगर हम चलें तो नीचे में डायाफ्राम है, डायाफ्राम के थ्रू यहां पर पैकेजिंग हुई है, ठीक है, खत्म। कि पिंजरा ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद। अब चलते हैं हम पीछे, डॉर्सल। पीछे क्या हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, हाँ। क्या वहां से भी रिब्स निकले हुए हैं, हाँ। तो रिब्स तो काम सिर्फ लैटरल में नहीं, वो डॉर्सल में भी कर रहे हैं, वो वेंट्रल में भी कर रहे हैं, वो लैटरल में भी कर रहे हैं। तो रिब्स तो तीनों तरीके से है, लेकिन एनसीईआरटी जो रिब्स के बारे में बात करती है ना, वो सिर्फ लैटरल बात करती है। लेकिन तुम सोच कर देखो ना, रिब्स सिर्फ यहां थोड़ी है, रिब्स तो पीछे से निकल रही है वर्टेब्रल कॉलम से, तो आगे तक भी जा रहा है वो। तो क्लियर कट एनसीईआरटी के मामले में अगर कहें तो एंटीरियर क्लैविकल बोन्स है हमारे पास, पोस्टीरियर डायाफ्राम है हमारे पास, डॉर्सल वर्टेब्रल कॉलम है हमारे पास, वेंट्रल स्टर्नम है हमारे पास, और लैटरल की बात करें तो हमारे पास क्या है, रिब्स है। देखो ना,
डॉर्सली बनाया वर्टिब्रल कॉलम ने, वेंट्रली स्टर्नम ने, लैटरली रिब्स ने, और लोअर साइड में मतलब पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम ने। और डायफ्राम का शेप कैसा? डोम शेप जैसा। डोम मतलब गुंबद शेप के बारे में बात की जा रही है। ये लाइन बड़ा ही जबरदस्त एनाटॉमिकल सेटअप हमारे थोरेसिक कैविटी में लंग्स का कुछ ऐसा है कि कोई भी चेंज तुम अगर देखोगे थोरेसिक कैविटी में तो लंग्स में भी चेंज नजर आएगी। ये तो तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक बार तुम अपने गहरी सांस लो पहले अंदर की तरफ, तो अगर लंग्स में, अगर बाहर थोरेसिक कैविटी में, जैसे देखो ना चेस्ट अपर साइड में आ रहा है, तो ये लंग्स में भी हवा भर रही है। तो यही बात बोली गई है कि एनाटॉमिकल सेटअप कुछ इस तरीके का है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, pulmonary cavity में। ऐसा अरेंजमेंट जरूरी भी था ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि we cannot directly alter the pulmonary volume। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम, मतलब बिना थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज किए हुए हम पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज कर ही नहीं सकते। अब ये स्टेप बच्चों को याद नहीं होते, तो मैंने सोचा कि एक डायग्राम के व्यू के थ्रू तुमको ये दिखाने की कोशिश करूं कि कैसे 5 स्टेप हमारे बॉडी में चलते हैं, और देखते हैं कैसे ये होता है। देखो, इसको समझना अच्छे से जरा, क्या बात चलती है यहां पे। देखो, पहले बताओ टोटल स्टेप कितने होते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है टोटल स्टेप जो हमारे पास हैं वो 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप हो गए। पहला स्टेप जिसे हम नाम क्या बोलते हैं? हम इसे नाम ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से हम इन्हें बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब देखो, दोनों चीजों का जो मतलब है ना वो बिल्कुल एक है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, या पल्मोनरी वेंटिलेशन अंदर की तरफ चीजों को ले रहे हैं, O2 को। और देखो, एटमॉस्फेरिक एयर को हम ओवरऑल लेते हैं अंदर की तरफ, और अंदर से जो एल्वुलाई में CO2 से भरा हुआ एयर है वो बाहर की तरफ निकलना चाहता है, ये सबको पता है। तो पहला काम क्या हो गया? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ आ रही है और CO2 रिच एल्वुलर एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो पहला प्रोसेस समझे, ब्रीदिंग। देखो ना, CO2 बाहर निकल रही है, ये एल्वुलाई मैंने दिखाया है यहां पे, और O2 अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर है? आगे देखो, दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वुलर लेवल। देखो ना, यहां पे गैसेस डिफ्यूजन चल रहा है, O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। तो पहले स्टेप में समझे ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ और CO2 रिच एल्वुलर एयर बाहर की तरफ। दूसरा काम, गैसेस डिफ्यूजन हो गया, एल्वुलर मेम्ब्रेन के पास में गैसेस डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, खत्म। तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या ब्लड इन गैसेस को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है? देखो ना, यहां से O2 जा रहा है और यहां से CO2 निकल रहा है, जो कैटाबॉलिज्म में CO2 निकल कर आया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। चौथा, जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, तो क्या ऑक्सीजन टिश्यू को दिया जाएगा? बिल्कुल। और टिश्यू सेल से बना तो सेल के पास पहुंच जाएगा, और सेल में चलती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब सेल O2 को यूटिलाइज कर लेगा तो कैटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सब चीजों को तोड़ने लगेंगे हम लोग। तो यहां से टूटकर ज्यादातर चीजें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो नहीं कोई काम नहीं है। तो आगे की तरफ चीजें बढ़ने लगेंगी यहां पे। तो टोटल मिलाकर कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप यहां पे हो चुके हैं कंप्लीट। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब तुम पढ़कर देखोगे ना तो ये 5 के 5 स्टेप तुम्हें क्लियर होंगे। एक बार पढ़कर देखो इन स्टेप्स को अपने एनसीईआरटी में, पॉज करो और पढ़कर देखो, तो एक एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म कि जो ब्रीदिंग का गजब का मैकेनिज्म है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, आखिर ये काम कैसे करता है, ये बहुत जरूरी है हमें याद रखना। आओ देखते हैं जरा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में टोटल कितने स्टेजेस होते हैं? तो टोटल 2 स्टेजेस होते हैं। एक को कहते हैं इंस्पायरेशन और एक को कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन कहो, इंस्पायरेशन कहो, सब बात बराबर है। ठीक है, तो 2 चीजें हमने यहां पे देखी। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं तुमसे कि एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, क्या बोलोगे? इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन?
तो बोलोगे एक्सपायरेशन, क्योंकि बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, क्या बोलोगे कि भाई इंस्पिरेशन की बात चल रही है। सिंपल, देखो ना, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन में एल्वेलर एयर इज रेज्ड आउट, बाहर निकल रहा है एल्वेलाई का जो हवा है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू या आउट ऑफ द लंग्स, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यहां पे हो रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा का है, और एक होता है हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसे बोलते हैं IPP, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब मैं तुमसे कहता हूं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं बाहर वाली चीज अंदर की तरफ आ रही है? तो बताओ, क्या मैं कह सकता हूं बाहर से हवा अंदर की तरफ भर रहे हैं, तो अंदर तो हल्का होना चाहिए, अंदर खाली होना चाहिए। तो क्या मैं बात इंस्पिरेशन की कर रहा हूं? नेक्स्ट, अगर IPP ज्यादा है, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं अब हाई टू लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, तो वो एक्सपायरेशन है। देखो, तो सारा चीज खेल किस पे है? प्रेशर पे खेल है सारा का सारा। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या प्रेशर ग्रेडियंट का खेल चल रहा है? पहला, इंस्पिरेशन तभी हो पाएगा जब लंग्स के अंदर की प्रेशर, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है? कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब निगेटिव प्रेशर लंग्स में है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, मतलब बाहर प्रेशर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आ रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, IPP कम, बोल सकते हैं इंस्पिरेशन। इसी का अपोजिट करो ना। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, मैं बताता हूं अभी, व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो हम इसे बोल देते हैं एक्सपायरेशन। वो वाला तो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब बता देना जरा सिंपल सा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, IPP कम, बोल सकते हो ना, बाहर से अंदर, मतलब सांस को भर रहे हैं, इंस्पिरेशन है। अंदर ज्यादा बाहर कम, एक्सपायरेशन है। यही तो ध्यान रखना है हमें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, NCERT के डायग्राम को जरा हम देखते हैं। देखो, एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स, तो डायरेक्ट डायग्राम पूछे किसका है, तो बोल सकते हो इंस्पायरेशन का डायग्राम है। देखो ना, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो रही है? रिब्स और स्टर्नम क्या बाहर की तरफ निकल रहे हैं? एक बार कर देखो ना, देख रहे हो? तो वॉल्यूम जो थोरैक्स का है वो इंक्रीज हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ चुके हैं, डायफ्राम अंदर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये चीजें याद रखनी है हमें कि कौन किसका डायग्राम है। इसी का जस्ट अपोजिट भी डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा, वो एक्सपायरेशन का है। तो एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। अब देखो, एक बात जो याद रखनी है, दो तरीके के मसल्स होते हैं, एक को कहते हैं EICM और एक को कहते हैं IICM। ध्यान रखने वाली बात है, EICM का मतलब क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये पूरी समरी है NCERT की, तो ये याद रख लोगे तो बहुत आराम से NCERT की 2 पेज कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या है, एक तरफ इंस्पिरेशन और एक तरफ एक्सपायरेशन। EICM कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा जिस समय हम अंदर हवा को भर रहे होंगे। जैसे देखो, तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गई होगी और एक्सपायरेशन के वक्त वो रिलैक्स हो गया होगा। देखो, जब तुम अंदर हवा को भरो तो क्या जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आ रहा है? हाँ, एक्सपायरेशन की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, रिब्स आउटवर्ड की तरफ और ये इनवर्ड की तरफ। डायफ्राम का मूवमेंट एब्डोमिनल कैविटी की तरफ और इसमें थोरैसिक कैविटी की तरफ। कर देखो ना तो पता चलेगा। डायफ्राम का शेप इस समय फ्लैट हो जा रहा है, इस समय डोम शेप का हो जा रहा है। अंदर हवा भरोगे तो थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होगी ना, और यहां पर डिक्रीज होगी। IPP मतलब लंग्स पे प्रेशर, इसमें घटेगा और इसमें बढ़ेगा। लंग्स डीकंप्रेशन और ये कंप्रेशन। डीकंप्रेशन मतलब फूल जाएगा लंग्स बलून की तरह, और ये कंप्रेस हो जाएगा इसमें। एयर इन द लंग्स कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक है तुम्हारा, तो यहां पे डिक्रीज और यहां पे इंक्रीज। जस्ट मैंने बताया है तुम्हें, अगर इंस्पिरेशन चल रहा होगा बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर क्या है? कम। तो ये बात की गई है। एयर का मूवमेंट लंग्स में और लंग्स से बाहर, टाइम लगता है 2 सेकंड इसमें, और इसमें 3 सेकंड लगता है, क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस है तो टाइम ज्यादा लगता है। डन। तो ये बातें एक बार अच्छे से समझो, और मेन यही चीज इंपॉर्टेंट है।
जो तुम्हारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का केस है। ठीक है, डन। आगे देखो, हमारे पास डायाफ्राम होता है। ठीक है, ये वाली डायाफ्राम है, देख सकते हो तुम। तो जब हवा अंदर की तरफ आ रही है ना तो ऐसे हो जाएगा, देखो फ्लैट हो जाएगा ये। लेकिन जब अब बाहर की हवा तरफ निकल रही है तो ऐसे हो जाएगा, डोम शेप का हो जाता है ये डायाफ्राम। और हमारे पास कुछ स्पेशल सेट है मसल्स के। एक को कहा मैंने EICM, जिसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, और एक होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। कहां है ये? रिब्स के बीच में होते हैं। यहां भी प्रेशर ग्रेडियंट करने के लिए ही इनको रखा गया है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। इंस्पायरेशन मतलब अंदर हवा को अगर भर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम तो बढ़ेगी। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में कर देख सकते हो इसे तुम। देखो, सुनना ध्यान से बिल्कुल। हमारे पास डायाफ्राम है। अब तुम एक बार कर देखो तो खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं। जैसे मैंने तुमको कहा कि क्या हमारे पास डायाफ्राम है, ठीक है, हमारे पास EICM है। अब ध्यान देना, NCERT क्यों बोलती है एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस और क्यों आगे बोलती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ध्यान देना, सिर्फ फोकस रखना डायाफ्राम पे। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं तुम्हें कि तुम सांसों को अंदर भरो, एक बार अंदर भर लिए सांसों को, तो क्या मैं कह सकता हूं डायाफ्राम की बस सोचना, अभी EICM का मत सोचना। जब डायाफ्राम का तुम सोचोगे ना तो डायाफ्राम एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। एक बार लेकर देखो ना अंदर, तो लगेगा तुम एंटीरियरली ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, और यहां पर EICM के बारे में तुम देखोगे तो वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। EICM जो है, जो कि तुम्हारे रिब्स के बीच में है, वहां डॉर्सो वेंट्रल चलता है, लेकिन डायाफ्राम का एंटीरियर पोस्टीरियर चलता है। ध्यान रखना, डायाफ्राम का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस चलेगा हमेशा, और अगर मैं बात करूं EICM के बारे में तो वो डॉर्सो वेंट्रल चलता है ऐसा। ये चीज कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना। यही चीजें इंक्रीज हो रही हैं किसमें? इंस्पायरेशन के केस में, और बस यही चीजें डिक्रीज हो जाएंगे। देखो ना लाइनों को, देखो डायाफ्राम के बारे में कहा जा रहा है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, लेकिन जब इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में कहा जाएगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ध्यान देना, देख रहे हो, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो यही चीज बच्चे भूल जाते हैं, तो बगल में लिखना कॉप NCERT में, डायाफ्राम के सेंस में AP और EICM के केस में DV डॉर्सो वेंट्रल, यहां पे एंटीरियर पोस्टीरियर, और इसमें इंक्रीज होगा इंस्पिरेशन और उसमें डिक्रीज होगा, यही बात है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, अगर थोरैसिक वॉल्यूम में इंक्रीज आई है तो पल्मनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। An increase in pulmonary volume decreases the IPP to less than the atmospheric pressure. अगर पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो इससे IPP जो अंदर की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, तो बाहर की हवा आराम से अंदर की तरफ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हमने इंस्पायरेशन कहा। रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम। फिर पल्मनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। मैं सिंपल सी शब्दों में अगर बोलूं तो IPP जो है वो ज्यादा और बाहर AP कम, तो क्या मैं कह सकता हूं बाहर हवा निकल जाएगी, तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक बार मैं सिंपल शब्दों में एक बार सारा रिपीट में कर देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। पहले मुझे यह बात बताओ कि अगर AP ज्यादा है और IPP कम है तो इंस्पायरेशन का केस है, अगर IPP ज्यादा है AP कम है तो एक्सपायरेशन का केस है, वो बात हो गई। डायाफ्राम के बारे में क्या यूज करोगे, एंटीरियर पोस्टीरियर या डॉर्सो वेंट्रल? हमेशा एंटीरियर पोस्टीरियर। और EICM के बारे में डॉर्सो वेंट्रल का यूज करना, बस इंक्रीज दिखा देना इंस्पिरेशन के केस में और डिक्रीज दिखा देना एक्सपायरेशन के केस में, और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास क्या ये एबिलिटी है, क्या हमारे पास ये स्ट्रेंथ है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स भी मौजूद हैं। तो ध्यान रखना, हमारे पास कैपेसिटी तो होती है। एवरेज तौर पे एक हेल्दी ह्यूमन कितनी बार ब्रीथ करता है? 12 से 16 पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होते हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। ये इसका काम पल्मनरी फंक्शन को असेसमेंट के लिए काम में आता है। डॉक्टर के यहाँ गए होगे तो वो अपना स्पायरोमीटर से भी कभी कभी जांच करता है अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम हुई है तो। डन यहां तक सारी बातें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
पहले क्वेश्चन करें। नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन जल्दी से करो। करेक्ट इवेंट कौन कौन से हुए हैं इंस्पिरेशन के केस में? आंसर क्या ए आ रहा है, 1 और 2। देखो भाई, जब अंदर की तरफ लोगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन EICM में भी होगा और खासकर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में होगा। पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज कैसे करेगा? क्योंकि हवा अंदर की तरफ तुमने लिए, पल्मनरी वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। इंट्रापल्मनरी प्रेशर इंक्रीज कैसे? वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, IPP, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ, अंदर तो कम होगा। चलो अब आते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में। पहले तो इसका सबको तुम्हें डेटा याद होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है? टाइडल वॉल्यूम, जो तुम नॉर्मल लेवल पे करते हो, और ये कितना है? 500 ml इसकी वैल्यू होती है। अगर 1 मिनट में कोई 12 से 16 बार कर रहा है ब्रीदिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं 12 से लेकर 16, तो अगर हो रहा है तो बोल सकते हैं 12 गुना 500, तो आ गया तुम्हारा कितना? 6000, और 16 गुना 500 तो आ गया ये 8000। तो देख रहे हो वैल्यू कहां से आई? 6000 से 8000 ml जो है वो पर मिनट हम ले सकते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात होती है ये। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, एक कोई पर्सन कितना मैक्सिमम फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर सकता है, बस इसकी बात होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 से लेकर 3000 ml तक वैल्यू होती है। देखो एग्जाम में इसके ना 2-3 तरह के फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। अब सुनना कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे। एक फॉर्मेट बनता है डेटा, ठीक है, कि टीवी का डेटा कितना है, IC का डेटा कितना है, EC का डेटा कितना है, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनता है। दूसरा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जैसे डेफिनेशन दे दिया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो बोलेंगे ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में है। तो डेफिनेशन तो NCERT वाली ही आनी है, इसलिए डेफिनेशन को तुम अच्छे से देख लेना, और साथ में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IRV का डेटा कितना है? 3000 ml। ERV का डेटा कितना है? 1000 से 1100। ये फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात यहां पे की जा रही है कि पर्सन कैन एक्सपायर, तो 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहता है, तुम कितना भी एक्सपिरेशन कर लो उसके बाद जो मौजूद रहता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, 1100 से 1200 ml होता है। अब तुमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अभी तक कितने देखे? तो 4 देखे। टीवी का वैल्यू 500, IRV का वैल्यू 2500 से 3000, ERV का वैल्यू 1000 से 1100, और RV का वैल्यू तुमने देखा 1100 से 1200। अब ये जितने भी तुम्हारे पास वॉल्यूम्स मिले हैं, इन वॉल्यूम से तुम आराम से कैपेसिटीज निकाल सकते हो। अब ये याद नहीं रहता कि कैपेसिटीज में इसको कैसे जोड़ेंगे, ये कैसे याद रखें हम, कौन कैसे जुड़ रहा है, किसमें कौन जुड़ रहा है, ये कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक तरीका है, देखो ये आसानी से याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले वॉल्यूम को मेजर करने का स्पायरोमीटर, और सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे पल्मनरी फंक्शन को हम असेसमेंट कर पाते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड यही 4 वॉल्यूम है ना, देखो ना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल शब्दों में मैंने यहां पे लिख भी रखा है, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं बोलूं टाइडल वॉल्यूम, तो एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ, एक बार तुमने सांस ली, कितना बाहर गया कितना अंदर आया, यही टाइडल वॉल्यूम होता है। IRV मतलब पूरी तरीके से फोर्सफुल इनहेलेशन तुमने कितना किया, ये होता है IRV 2500 से 3000। फोर्सफुल एक्सलेशन बाहर की तरफ कितना निकाला, तो वो हो गया तुम्हारा ERV, और बाकी एयर जो भी बच जाए फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये डेटा तो तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये सबको याद भी रहता है। प्रॉब्लम होती है कैपेसिटीज में। सबसे सिंपल तरीका बताता हूं तुम्हें, देखो अगर मेरे पास यहां पे टीवी है, ठीक है, टीवी में मैं अगर IRV जोड़ देता हूं, अब ये जो चीज मेरे पास आई तो इसको मैं बोल दूंगा IC। अब मैं चारों चीजें लिख लेता हूं, एक बार तुम आराम से क्या करना ना, चारों चीजें लिख लेना। यही 4 वॉल्यूम है, एक बार डेटा खुद से रिपीट करो चारों का। 500, 2500 से 3000, यहां 1000 से 1100, और यहां 1100 से 1200, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले ये दोनों का पेयर कर दो। तो IRV को जोड़ा तो बोल दिया IC, क्योंकि कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो
ये दोनों को मैं जोड़ा तो क्या मैं बोल सकता हूं ईसी, एक्सपेरेटरी कैपेसिटी। देखो ना, ये दोनों को जोड़ा तो निकल गया ईसी, और ये दोनों को जोड़ा तो निकल गया यहां पे आईसी निकल गया। अब देखो, अगर मैं ये तीनों को जोड़ दूं तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा यहां पे वीसी, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये दोनों अकेले महसूस कर रहे हैं, इन दोनों को भी जोड़ दो तो बोलते हैं एफआरसी। अब सबको जोड़ दो तो बोलेंगे टीएलसी। यही तो सिंपल सी बात याद रखनी है तुम्हें, समझे? तो यही चीज बगल में अपने एनसीईआरटी में लिख लो तो सारा चीज तुम्हें याद रहेगा। और बाकी अगर तुम्हें ये याद है ना कि कौन कौन सा वीसी में आता है, कौन एफआरसी में, आराम से डेफिनेशन तुम खुद देख सकते हो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया 2017 में, 2017 में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था। आंसर डी आ रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये 2018 में आया था, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। इसको करो जरा, ये भी आ गया होगा तुम्हारा आंसर। आंसर आ गया होगा बी, आंसर दे रहा है बी। एक बार मैच कर लो तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को मैच किया तो आ गया 500 से 550, आईआरवी 2500 से 3000, एक्सपेरेटरी रिजर्व देखो ना, 2 से ही आंसर आ गया होगा, ए का 3 और बी का 1। देखो ना, आ गया ना आंसर। चलो अब स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में कि गैसियस एक्सचेंज आखिर चलता कैसे है। यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। जो याद रखने का तरीका है ना, वो याद रखना क्या जरूरी है, कहां पे वो चीज पूछी जाती है तुमसे। नेक्स्ट पूछा जाएगा पहला लाइन तो यही, विच आर द प्राइमरी साइट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो होता है वो एल्वेलाई। एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज 2 जगहों पे वैसे होते हैं पूरे बॉडी में। एक तो होता है हमारे टिश्यू के पास और एक होता है एल्वेलाई के पास। तो प्राइमरी पूछा जाएगा तो एल्वेलाई, सेकेंडरी पूछा जाएगा तो वो टिश्यू के पास होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन, ब्लड जो लेकर जाता है ना गैसेस को, और टिश्यू के पास, वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। कौन से प्रोसेस से पूछा जाएगा तो बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो होता है। किन चीजों पे बेस्ड होता है तो वो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वो चीजें बेस्ड होती हैं। यहां पे किस पे? प्रेशर पे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है, या प्रेशर पे तुम कह लो, इन चीजों पे यहां पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखो और क्या क्या बात है। पहली बात तो प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरी बात है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी है। जैसे ये बताओ मुझे, O2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या CO2 की? तुम कहोगे CO2 की ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 20 से 25 गुना ज्यादा होती है CO2 की सॉल्युबिलिटी। तो किसका ज्यादा जल्दी से होगा डिफ्यूजन? CO2 का। एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस ना अप्रॉक्स 1 mm से कम होती है। अगर मोटी रहेगी मेम्ब्रेन तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा गैसेस की सॉल्युबिलिटी, और तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जो कि अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अब यहां पे देखो, एक टर्म है जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर। मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एयर कहते हैं। एयर में एक गैस नहीं होता, बहुत सारे तरीके के गैस प्रेजेंट होते हैं। उसमें हर एक गैस का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। उस हर एक पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट किया जाएगा। जैसे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये टोटल ये चीजें यहां पे होती हैं। अब एक डेटा है जो हमें ध्यान रखना है, इस डेटा पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये डेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है याद रखना। जैसे मैं तुमको पहले एक क्वेश्चन कराता हूं, 2021 का ये क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर उस डेटा का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। कौन से लेवल पे? तो एल्वेलाई लेवल पे पूछा जा रहा है, जो कि प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज है। तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा बी, 104 और 40। तो देखो समझ में आ गया होगा कि अब डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 104 समझ में आ गया। तो ये डेटा तुमको याद रखना है और ये मस्ट है डेटा। ठीक है, यहां देख सकते हो, एक है तो एल्वेलस बोला गया, बहुत सारे होंगे तो एल्वेलाई बोला जाएगा। अब यहां पे देखना आगे जरा,
इंस्पायर्ड एयर अंदर की तरफ जा रही है, एक्सपायर्ड एयर बाहर की तरफ जा रहा है, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका गैसेस एक्सचेंज होगा। ऐसे यहां पे ध्यान रखना, ये काम चल रहा है टिश्यू लेवल पे, और ये है केस डीऑक्सीजनेटेड के बारे में, और ये है ऑक्सीजनेटेड। तो देखो ना, अगर ये यहां पे आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बताओ क्या इसमें पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होगा? तो देखो 95 है। यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब CO2 ज्यादा, तो देखो CO2 का वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो लॉजिक लगाकर। ठीक है भाई, तो ओवरऑल मैंने बताया अभी 20 से 25 टाइम हायर होती है किसकी सॉलिबिलिटी? CO2 की सॉलिबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा है अगर हम O2 और CO2 को कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि CO2 की सॉलिबिलिटी यहां पे ज्यादा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने मेजर लेयर्स की बनी है? तो बोलेंगे 3 मेजर लेयर की बनी हुई होती है। सुनेंगे ध्यान से। एक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एल्वुलाई पे फोकस जरा करते हैं। एल्वुलाई के पास होता है थीन स्क्वैमस एपिथेलियम, ये वाला बहुत ही पतला स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम तुम जानते हो सिंगल लेयर ही होगा क्योंकि सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। देखो ना, एक लेयर की बिल्कुल एक एक सेल से बनी हुई ये है, देख रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो बीच में क्या तुम्हें ब्लड कैपिलरी दिख रही है, जिसको बोला जा रहा है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम को मार्कआउट करो, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहेगा उसे हम बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो याद रखना, ऊपर में एपिथेलियम, नीचे में ब्लड कैपिलरी का एक लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, और दोनों के बीच में भरे होंगे बेसमेंट सब्सटेंस। देखो ना, थीन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और बेसमेंट सब्सटेंस जो कि थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे होता है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे देखो ना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ऊपर में क्या मुझे मिल रहा होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम, और नीचे में मुझे मिल रहा होगा यहां पर कनेक्टिव टिश्यू मतलब एंडोथेलियम। तो यही तो चीज याद रखनी है। तीनों लेयर को भी मिला दोगे ना, तो तीनों लेयर मिलाकर जो थिकनेस है ना वो 1 मिलीमीटर से कम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये बात ध्यान रखना यहां पे, और ये क्वेश्चन तुमने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करो भाई, ये वाला। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तुमसे पूछा है इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। आंसर आना चाहिए बी, मोर देन दैट इन द ब्लड। पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई ऑक्सीजन का पूछा है तुमसे, तो ब्लड से ज्यादा होगा एल्वुलाई में, क्योंकि तुम देख सकते हो यहां पे अगर बात चल रही है एल्वुलाई के बारे में, तो एल्वुलाई की वैल्यू 104, और ब्लड की वैल्यू देखो ना कम है, 40 और 95। तुम किसी का देख लो, ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख लो या इसका। तो ये डेटा बहुत जरूरी है, मैं ये बताने की कोशिश तुम्हें कर रहा हूं कि डेटा मस्ट है, याद रखना। देख सकते हो तुम। नेक्स्ट आती है बात गैसेस ट्रांसपोर्ट की, कि ठीक है, ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है भाई, अब यहां पर ध्यान क्या रखना है वो समझना है जरा यहां पे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है याद रखना। अब सुनो, 97% O2, अगर O2 को 100% माने, देखो O2 को ले जाने वाले कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, और CO2 को ले जाने वाले कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। बस ये पहले ध्यान रखो। तो O2 को ले जाने वाले 2 तरीके, तो 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर देगा, और बाकी जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्मेट में वो चली जाएगी। लेकिन जो CO2 है उसमें आरबीसी ले जाने वाले 20 से 25% CO2 को हैं, और बाकी मैक्सिमम 70% जो कि बल्क है पूरे CO2 का, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, और बाकी जो बच गया 7% ये डिसॉल्व्ड स्टेट प्लाज्मा में चली जाएगी। एक बार मेरे साथ रिपीट करना, O2 को ले जाने वाले 2 तरीके कौन कौन? 97 और 3%। 97% तो आरबीसी लेकर चला गया, और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में चला गया। CO2 को ले जाने वाले 3 तरीके हैं। पहला तरीका अगर मैं बात करूं, 20 से 25% लेकर कौन चले गए? आरबीसी। 70% जो कि मेजॉरिटी है, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये चीज जा रही है, डिसॉल्व्ड स्टेट में बाइकार्बोनेट में प्लाज्मा लेकर जा रहा है।
और बाकी के जो 7% CO2 बचते हैं ये डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा लेकर जा रहा है। तो प्लाज्मा वाले आरबीसी में 3%, CO2 में 7%, आरबीसी वहां 97% O2 में, और यहां ले जाने वाले हैं 20 से 25%। क्वेश्चन आया एग्जाम में 2014 में। आंसर बताओ, ए आना चाहिए आंसर, क्योंकि बाइकार्बोनेट ही है जो कि बल्क में लेकर जा रहा है 70%। व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमन, 2010 का क्वेश्चन है। आरबीसी इन ह्यूमन, आंसर ए आना चाहिए, क्योंकि देखा CO2 20 से 25% और O2 97%। ठीक है, पॉज कर इन क्वेश्चंस को जरूर करें। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, O2 की ट्रांसपोर्ट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब बताओ O2 को ले जाने वाले कौन कौन हैं। तो एक तो बात पता है कि आरबीसी है मेजॉरिटी केस में, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो 4 को लेकर आराम से चल जाएगा। हमारा मकसद क्या है वो जरा समझें पहले। हमारा मकसद तो यही है ना कि एल्वुलाई के पास बैठाते हैं ऑक्सीजन को आरबीसी पे और जाकर टिश्यू के पास छोड़ देंगे, टिश्यू के पास बैठाएंगे CO2 को और उनको एल्वुलाई के पास जाकर छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लंग्स के एल्वुलाई के पास O2 का एसोसिएशन होना जरूरी है, O2 जुड़ना चाहिए आरबीसी के साथ, और टिश्यू पे जाकर O2 का डिसोसिएशन होना जरूरी है, क्योंकि वो टूटेगा तभी तो वो O2 मिलेगा टिश्यू को। CO2 का जस्ट अपोजिट कर दो, CO2 का डिसोसिएशन कहां होना चाहिए, लंग्स के पास, है ना। यही सब चीजें हमको यहां पर ओवरऑल ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे क्या चीज यहां पे होगा। और देखते हैं जरा हीमोग्लोबिन के बारे में। पहले सुनो, कैसा रेड कलर का होता है। हाँ, इसने ही पूरा बनाया है आरबीसी को रेड। क्या इसमें आयरन देखने को मिलेगा हमें? हाँ, आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है। O2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ रिश्ते बनाती है तो क्या हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड बनाया जा रहा है ये रिवर्सिबल फॉर्म है, मतलब Hb जब O2 के साथ जुड़ी तो HbO2 बना दी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बॉन्ड कहां पे बना होगा, एल्वुलाई के पास, लेकिन जब ये बॉन्ड को टूटना होगा तो वो टिश्यू के पास जाकर टूटेगी ना, इसलिए तो रिवर्सिबल मैनर में ये होंगी। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को लेगा, 4 मॉलिक्यूल को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेने का काम करेगा। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अगर O2 की पार्शियल प्रेशर ज्यादा, जितना ज्यादा O2 होगा उतनी बाइंडिंग एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मैं ये बाइंडिंग कैसे होने दूं, ये रिश्ते कैसे बनने दूं, मैं इंटरफेयर करूंगा आकर इसमें। अगर O2 और Hb की बाइंडिंग हो रही है, पार्शियल प्रेशर बहुत अच्छा है O2 का, लेकिन CO2 आकर नुकसान पहुंचा रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन यहां पे नुकसान पहुंचा रहा है, टेम्परेचर या और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब एक कर्व तुमसे पूछा जाए कि यहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा बनेगा, तो क्या बोलोगे, सिग्मोइड कर्व। अब बात आती है सिग्मोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्व एस शेप्ड बनता है, इसलिए बोलते हैं क्या, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। और ना देखते हैं, क्या तुम्हें एस जैसा लग रहा है तो बोल दिया सिग्मोइड। एक तरफ है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और एक तरफ है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन का। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हम इसे डिसोसिएशन कर्व का नाम देते हैं। अब मुझे ये एक बात बताओ, जितनी हीमोग्लोबिन है क्या उसको तलाश है ऑक्सीजन की? एक हीमोग्लोबिन के पास बाइंडिंग कैपेसिटी टोटल 4 की होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 4 वो आराम से ले सकता है। अगर मैं कहूं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, उसके पास टोटल 4 साइट हैं, एक साइट पर ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या मैं कह सकता हूं 25% सैचुरेशन हो चुका है, 50% सैचुरेशन हो चुका, 75% सैचुरेशन हो चुका। अगला मैं डालूंगा तो 100% सैचुरेशन हो जाएगा। वैसे नेचर में 100% सैचुरेशन कभी नहीं होती, मैक्सिमम सैचुरेशन 97% तक का ही जाएगा। अब यहां देखना जरा, अगर मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देना यहां पर सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये कर्व इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा, मतलब राइट, और एक है लेफ्ट, अच्छा कौन है?
अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी के बारे में बात करें तो अच्छा है लेफ्ट वाला कर्व, क्योंकि राइट की तरफ टूट रहे हैं। मुझे बताओ ये अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट अगर होते हैं तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा रिश्ता बता रहा है? रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राइट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब समझ जाना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये राइट और लेफ्ट यहां पे बता रही है। ऐसे कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इससे देखो जैसे PCO2, ध्यान देना जरा, अब एक एक बात पे ध्यान देना। यहां पे PCO2 हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ये सब क्या इंटरफेयर करेंगे? अब ध्यान देना, अगर एल्वुलाई में जहां पे हाई PO2 है, लो PCO2 है, H+ कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है और टेम्परेचर भी बहुत कम है, ये सारे के सारे फेवरेबल फैक्टर हैं ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो पाए। अगर ये फैक्टर्स इस तरीके से काम करते हैं, मतलब देखो अगर O2 और Hb के बीच में बॉन्ड अगर बनने देना है तो क्या हमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर अच्छी खासी होनी चाहिए? बिल्कुल। तो अब बताओ अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का? बिल्कुल। अगर मैं पार्शियल प्रेशर यहां पे CO2 का इंक्रीज कर दूं, ये शिफ्टिंग किधर चल रही होगी? राइट की तरफ। और तुमको जस्ट बताया राइट की तरफ शिफ्टिंग होनी अच्छी चीज नहीं है। pH की बात करूं कम मतलब H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा, दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। pH कम मतलब H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा। अगर जो मैंने केस लिखा है अपने एनसीईआरटी में जरूर लिखना, अगर ऐसा केस है मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन बनेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है मतलब शिफ्ट अगर लेफ्ट हो रहा है तो मतलब सारी चीजें अच्छी हैं। क्या मैं कह सकता हूं ऊपर में CO2 का लेवल कम, टेम्परेचर का लेवल कम, pH ज्यादा, H+ कम? समझ में आई सारी बातें? यही सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं। तो ये एल्वुलाई के पास ये होना ये सब चीज है, लेकिन टिश्यू के पास ज्यादा से ज्यादा CO2 है, टेम्परेचर ज्यादा है, कंसंट्रेशन H+ का ज्यादा है, इसलिए वहां पर बॉन्ड जाकर टूट रही है। तो बताना जरा एक बात, हमारे लिए अच्छा कौन है, लेफ्ट में शिफ्टिंग या राइट में शिफ्टिंग? अरे हमारे लिए तो दोनों अच्छा है। हमारे लिए लेफ्ट में शिफ्टिंग होना अच्छा है, एल्वुलाई के पास राइट में शिफ्टिंग होना भी अच्छा है टिश्यू के पास। यही तो बात कर रही है एनसीईआरटी। आगे देखो, O2 की बाइंडिंग दिखा रखी है हीमोग्लोबिन के साथ, और एक डेटा कि 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बस 5 ml ही O2 को लेकर जाता है टिश्यू के पास। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अगर इंसान बीमार है 100 ml 5 ml से नीचे लेकर जाएगा, लेकिन अगर इंसान एथलीट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है डेली, तो ये 5 ml 6 7 8 9 10 ml भी हो सकता है। तो ध्यान रखना क्या वो बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है, डिजीज्ड बोल रहा है, हेल्दी बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? सारी कहानी एक जगह पे। राइट शिफ्ट कब होगी, लेफ्ट शिफ्ट कब होगी, ध्यान देना बिल्कुल, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइट शिफ्ट मतलब क्या समझते हो तुम? राइट शिफ्ट का मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होना, इसका मतलब HB, राइट से मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होना। HB और O2 देखो ना अभी पहले ये मैंने बताया ना अभी कि ये जो शिफ्ट होना है, देखो ना अपने राइट हैंड साइड तरफ जा रहा हूं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट के तरफ मतलब टिश्यू के पास जाकर टूट जाना। तो देखो ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है और यहां पे बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट की तरफ। यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है और यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये काम टिश्यू लेवल पे चल रहा है, ये काम एल्वुलाई पे चल रहा है। यहां पे PO2 कम है इसलिए चीजें टूट रही हैं, यहां पे PO2 ज्यादा है इसलिए फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए चीजें टूटती हैं, H+ का कंसेंट्रेशन कम है तो pH और ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, देख सकते हो तुम। PCO2 ज्यादा इसलिए टूट रहा है, PCO2 कम है इसलिए यहां फॉर्मेशन हो रहा है। टेम्परेचर ज्यादा इसलिए डिसोसिएशन, टेम्परेचर कम इसलिए फॉर्मेशन। DPG और P50 11th में पढ़ाते हैं, अभी तुम्हें काम का कोई नहीं है, जब नीट के एग्जाम में ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी।
नीट 2021 का क्वेश्चन इन्हीं से आया। पूछा है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई। क्या जा रहा है आंसर तुम्हारा? आंसर जाना चाहिए बी। देखो, हाई PO2, लो PCO2, लो LSH प्लस, लोअर टेम्परेचर। आराम से इस डब्बे से तुम देख लेना, ये डब्बा तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। एक क्वेश्चन फिर आया 2020 में भी, देखो जरा 2020 का एक क्वेश्चन है, गौर करो। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तुमसे। आंसर आ चुका होगा सी, क्योंकि हाई H प्लस कंसेंट्रेशन है, वो फॉर्मेशन नहीं डिसोसिएशन कर देगा। अब बात आती है किसकी? CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। आओ ना देखो, CO2 हीमोग्लोबिन के बॉन्ड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते, इसके बॉन्ड को हम क्या बोला जाता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना ये चीज, क्या बोलेंगे? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे। कार्बोक्सी कब बोलेंगे? जब CO2 के साथ वो मिल जाए ना, तो उसे बोला करेंगे। ठीक है, अब आगे देखना जरा। CO2 RBC के जरिए 20 से 25% गया था, बल्क में 70% के आसपास वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और बचे हुए 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट के फॉर्म में वो गया था। अगर O2 की बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ी थी, तो CO2 की बाइंडिंग जितना ज्यादा CO2 उतना ही अच्छा है ना। और ये काम टिश्यू लेवल पे चल रहा है, तुम समझ रहे होगे, क्योंकि CO2 की बाइंडिंग RBC के साथ कहां होती होगी? टिश्यू के पास। तो इसमें इंटरफेयर करने वाला कौन आएगा? PO2। क्योंकि जब जब O2 बॉन्ड बना रहा था हीमोग्लोबिन के साथ, तो डिस्टर्ब करने कौन आया था? CO2। अब ये बॉन्ड बनाएगा CO2, तो O2 आएगा ना डिस्टर्ब करने, जैसे को तैसा। When PCO2 is high, तो बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा हीमोग्लोबिन और CO2 के बीच में। और PO2 लो, जैसा टिश्यू के पास होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब PCO2 कम, O2 ज्यादा, तो ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्वेलाई के पास जाकर ये चीजें टूट जाएंगी। तुमको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एल्वेलाई के पास चीजें जाकर टूटनी है। किसको? CO2 को टूटना है, क्योंकि CO2 को वहां से बाहर जो निकलना है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर कुछ काम की बातें। CO2 पानी के साथ जब मिलता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ही बाइकार्बोनेट और H+ बनाता है। तुमको एक डायग्राम बता रहा हूं, इसी से सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक एक लाइन अब मेरी ध्यान से सुनना, 5 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि लोगों को O2 तो समझ में आ जाता है, दिक्कत कहां होती है? CO2 में दिक्कत होती है। मुझे एक बात बताओ पहले, ब्लड CO2 को भी लेकर जा रहा है, O2 को भी लेकर जा रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें CO2 अगर जा रहा है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट होना ज्यादा इजी है या O2 का ट्रांसपोर्ट होना ज्यादा इजी है? तुम कह सकते हो CO2 का होना ज्यादा इजी। क्यों? सॉल्युबिलिटी फैक्टर है, 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। अब बताओ, CO2 को ट्रांसपोर्ट होने के टोटल कितने तरीके हैं? अभी आता हूं डायग्राम पे, एक बार रिवाइज कराऊं। CO2 को ट्रांसपोर्ट होने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला, डिसॉल्व्ड स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो करीब 7% जो CO2 है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट, दूसरे बात करते हैं, RBC लेकर जा रहा है, वो कितना लेकर जाएगा? 20 से 25%, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ है, जो कि मेजॉरिटी, कभी आएगी टर्म बल्क, उसमें अगर 70% की बात करें, तो वो प्लाज्मा ही लेकर जा रहा है, लेकिन वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 70% से लगभग ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है? हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू में CO2 का प्रोडक्शन चल रहा होगा। अब जो टिश्यू में CO2 का प्रोडक्शन चल रहा है, तो क्या अब वो RBC में एंटर करेगा? हाँ या ना? RBC में एंटर करेगा। देखो ना, ये CO2 कहां प्रोड्यूस हो रहा है? इन सेल्स में। अब ये प्रोड्यूस होकर कहां जा रहा है? ये RBC के अंदर में जा रहा है। ये RBC का मॉलिक्यूल है, RBC के अंदर में ये एंटर कर रहा है। RBC के अंदर में पानी देख रहे हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में यहां पर क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटालाइज करने की कोशिश की। एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसने कैटालाइज किया। RBC में याद रखना,
इस एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इसका कंसंट्रेशन अगल बगल प्लाज्मा में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। समझ में भी आ रहा होगा ज्यादा क्यों है, क्योंकि CO2H2 को जल्दी से H2CO3 में कन्वर्ट होना है। अब एक बात को सुनो, क्या जो कार्बोनिक एसिड है, क्या ये हाइड्रोजन आयन में और प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में टूट रही है? ध्यान देना जरा यहां पे। क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बोनिक एसिड से जो H+ है, क्या वो H+ यहां से रिलीज हो रही है और ये जाकर हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ रही है? तो क्या ये एक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा जिसको हम HHB का नाम देते हैं, H.HB, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। पहले बताओ यहां तक सारी बातें समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं कि अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन लगातार होता चला जा रहा है? किसके अंदर में? आरबीसी के अंदर में, क्योंकि H+ तो अपना साइड में रास्ता हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ता चला जा रहा है। अब ध्यान देना, क्या यह बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में एंटर कर रहा है? देखो ना, प्लाज्मा में एंटर कर रहा है, तो क्या मैं क्या बात कर सकता हूं कि यहां पे बाहर में HCO3 और बाहर में जो सोडियम आयन होता है उसके साथ रिश्ते यहां पे बन जाएंगे। तो बताओ एक कंपाउंड बन जाएगा क्या? अगर मैं बाहर में सोडियम आयन प्लाज्मा में कहता हूं तो क्या यहां पे एक कंपाउंड बन जाएगा NaSCO3 का? क्या मैं इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकता हूं? ये बन गया। 70% जो CO2 है वो प्लाज्मा में NaSCO3 के फॉर्म में जाती है, जिसे तुम कह देते हो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रही है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रही है। लेकिन एक बात यहां पे दिक्कत होती है कि सर यहां तो प्रॉब्लम हो गई, आरबीसी के अंदर से आप निकाल रहे हो ये निगेटिव वाला, तो ये तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी तो यहां पे मेंटेन करोगे ना आप। आपने एक पॉजिटिव छोड़ दिया, निगेटिव हटा दिया, आयनिक बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। इसी की वजह से हम यहां पे जो सेल के बाहर जो प्लाज्मा है, जो आरबीसी के बाहर, तो क्या ये क्लोराइड आयंस के अंदर की तरफ भेजे जाएंगे? क्योंकि निकाला था निगेटिव, अंदर भी डाल रहे हैं निगेटिव। इसी को तो कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड का अंदर में भेजना क्लोराइड शिफ्ट, या इसी को हम हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं या हैमबर्गर फेनोमेनन भी कहते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा किस फॉर्म में? तो NaCO3 के फॉर्म में, जिसे तुम कह देते हो कि हाँ ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये चीजें यहां पे जा रही हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसी फॉर्म में देखो आगे की तरफ ये चीजें CO2 बाहर की तरफ निकल जा रही हैं। देखो ना, फिर से ये बाइंडिंग हो रही है H2CO3 में, तभी तो कहा था हमने रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बाकी CO2 बाहर की तरफ एल्वेलस में निकल गया। अब ध्यान देना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या ये लंग्स के एल्वेलाई के पास पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पे टूट जाएगा। क्यों टूटा वहां पे बॉन्ड? क्योंकि क्या एल्वेलाई के पास PCO2 कम होगा? क्योंकि यहां तो O2 ज्यादा होता है, यहां पर क्या ज्यादा होगा? O2 ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो क्या बॉन्ड टूट जाएगा? तो क्या मैं कह सकता हूं अब यहां पर CO2 आराम से अपना जगह छोड़कर चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर भी वही बातें लिखी गई हैं, एक बार इसको रीड कर लेना। और बाकी इंपॉर्टेंट है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना को लेकर गया था टिश्यू के पास? तो 5 ml। लेकिन 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना लेकर जाता है एल्वेलाई के पास? तो बस 4 ml ही लेकर जाएगा। इंपॉर्टेंट है बात। अब एक बार फिर से मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है कि कहां पर क्या होगा, ये तरीके से चीजें आसान हो जाएंगी। देखो देखो, Hb+O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb+CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, HbO2 यहां पर चीजें एसोसिएट होनी है प्लस डिसोसिएट भी होनी है। जुड़ना कहां है? लंग्स के एल्वेलाई के पास। डिसोसिएट कहां होना है? टिश्यू के पास। इसका देखो, इसका जुड़ना कहां पे जरूरी है? CO2 का टिश्यू के पास। डिसोसिएशन कहां होना है? लंग्स के पास। अब यहां देखो, हाई PO2 होगा तो एसोसिएशन, इसमें डिसोसिएशन। तो एक बार अच्छे से इसको रीड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अब आते हैं किसमें? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज की डिमांड अलग अलग होती है, इसको हमारा जो न्यूरल सिस्टम है इसको सेट करने का काम यहां पे करता है। कौन कर रहा होगा यहां पे? न्यूरल सिस्टम।
सिंगल सा क्वेश्चन यहां से बहुत ही पॉपुलर है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है जो कि एक रेगुलेशन में काम करेगा, तो बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा में। मेडुला रीजन उसी के बारे में कहा जा रहा है। डायरेक्ट पूछा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करेगा, तो क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट बोल सकते हो कि हां ये चीज कहां है, तो मेडुला रीजन में ये चीज प्रेजेंट यहां पे होता है। ठीक है, आगे सुनो। और भी बहुत सेंटर हैं। कहां है भाई? ब्रेन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कहां पे है? पॉन्स रीजन, याद होगा पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पॉन्स के पास ये चीज होती है, कौन सा? पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का यहां पे काम कर रहा होगा। न्यूरल सिग्नल, क्योंकि सारा न्यूरल सिस्टम ही रेगुलेट कर रहा है, ये सब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने का यहां पे काम करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन, मान कर चलो कि बहुत ज्यादा सांस की जरूरत है तो जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन होगा, तो ये काम यही कर रहा होगा यहां पर। ठीक है, तो इससे रेस्पिरेटरी रेट जो 12 से 16 होती है नॉर्मल, वो 18, 20, 25 में भी जा सकती है, जैसी बॉडी की नीड यहां पे होगी। तो ये काम कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मतलब जितनी ज्यादा जरूरत है उतना इंस्पिरेशन के रेट को वो बढ़ा देगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी हमारे ब्लड में घटते हुए CO2 को नहीं पहचान पाता कभी। घटते हुए CO2, घटते हुए O2 को नहीं पहचान पाएगा कभी कि ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में कम हो रहा है। ये ऐसे पहचानेगा कि तुम्हारे CO2 बढ़ रही है तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, O2 का रोल तो महज इनसिग्निफिकेंट होता है। एनसीईआरटी लिखती है आगे, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, अगली लाइन में लिखेगी कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो याद रखना कौन कौन से चीजें से रेगुलेट होती है? CO2 से और यहां पे H+ आयन से। अब ये सब्सटेंसेस बढ़ेगी तो जो हमारे पास कीमोसेंसिटिव एरिया है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एडजस्ट करेगा हमारा बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर। तो लिखती है ना, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इसका कोई रोल है नहीं वैसे। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। तो रोल किसका है? CO2 का, और H+ कंसेंट्रेशन इन्हीं का बढ़ना और इन्हीं का घटना डिसाइड करता है ओवरऑल। ठीक है, तो यहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक एरोटिक आर्क होता है और एक कैरोटिड आर्टरी होता है। यहीं पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो पहचानते हैं कि CO2 ज्यादा हुआ और H+ ज्यादा हुआ है या नहीं। ओवरऑल यही है, ये सारा का सारा कहानी है। देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ह्यूमन कर सकता है सब काम। ठीक है, अब देखो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया, एरोटिक रिसेप्टर और कैरोटिड रिसेप्टर। ठीक है, अब देखो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेशन की बात करें पॉन्स, कीमोसेंसिटिव एरिया कहां है? मेडुला ऑब्लंगेटा, एरोटिक रिसेप्टर्स कहां है? एरोटिक आर्क पे, और कैरोटिड रिसेप्टर्स कैरोटिड आर्टरी पे। ये दोनों तो पहचानने का काम कर रहे हैं CO2 और H+ वगैरह को। आगे सुनो, पॉन्स की बात मैं करता हूं तो इसका काम है रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, रेगुलेट करने का, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं सब किसके लिए सेंसिटिव हैं? CO2 और H+ के लिए, कोई O2 के लिए नहीं है। प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लंगेटा, और द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है 2015 में, करो। When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? आंसर आना चाहिए डी, राइजिंग CO2 कंसेंट्रेशन, या H+ कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा तो वही क्रिएट करेगा। अब आखिरी टॉपिक है हमारा जिसका नाम है डिसऑर्डर्स। क्या ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है? और देखते हैं। सबसे पहला एस्थमा। अच्छा, 3 डिसऑर्डर्स हमारे एनसीईआरटी में हैं, अस्थमा, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तुम्हें ताज्जुब लगेगा सुनकर, ये तीनों के तीनों डिसऑर्डर्स नीट में पूछे जा चुके हैं। एज इट इज लाइन आती है इसमें एनसीईआरटी की। एस्थमा में क्या सांस लेने में दिक्कत आती है? हाँ, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, जो प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये सब का क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, खासकर ब्रोंकियोल्स में भी, जो बहुत ही पतले थीन पाइप्स होते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत आती है। सब पाइप अगर सूजन आ जाएगी तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना दीवारें, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी यहां पर ओवरऑल। तो विजिंग साउंड आती है, इस तरह की साउंड यहां पे क्रिएट होती है, इसको विजिंग साउंड कहते हैं।
एम्फीशेमा ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत लंबे समय पर होती है ये, जिसमें एल्वुलाई की दीवारों का जो सरफेस एरिया है वो डैमेज होने के कारण वो डिक्रीज हो जाता है। अगर एल्वुलाई की सरफेस एरिया मानकर चलो ऐसी है, ऐसी है अगर, तो ये बीच बीच में है ना सब फ्यूज हो जाएंगे आपस में, सब फ्यूज हो जाएंगे आपस, सब हट जाएगा ये दीवार, तो दीवार हट जाएगा तो सरफेस एरिया घट गया। ये सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है, बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में। आखिरी है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ खास इंडस्ट्रीज में जहां पत्थरों को तोड़ा जा रहा होता है, यहां जहां किसी चीज को ग्राइंड किया जा रहा होता है, तो उस समय बहुत ही ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फुल्ली कोप अप नहीं कर पाता, उससे उबर नहीं पाता। और लंबे टाइम तक अगर ऐसे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो हमें जो लंग्स में फाइब्रोस टिश्यू जो होता है इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। इसके चलते लंग्स में डैमेज हो जाती है। और ऐसे इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मास्क जरूर पहनना चाहिए, खासकर कोल इंडस्ट्रीज में। देखें जरा यहां 3 बीमारियां, इंपैक्ट जोन याद रखना है, कहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे अस्थमा में ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, एम्फीशेमा में सरफेस एरिया घट जाएगी, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी में लंग्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें विजिंग साउंड है, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस घट गई, और यहां फाइब्रोसिस और लंग्स को डैमेज। यही है तीनों बीमारियों के डिसऑर्डर्स के बारे में। नीट 2018 में क्वेश्चन आया कि कौन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है बी, क्योंकि सिलिकॉसिस, सिलिका इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक कौन है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है, आंसर सी आ रहा होगा, एम्फीशेमा, जो कि क्रॉनिक डिसऑर्डर है, सरफेस एरिया घट गई और मेनली सिगरेट स्मोकिंग से होती है। डन। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। साथ में एनसीईआरटी एक बार और रिवाइज कर लेना, अब इसके बाद आराम से हमेशा तुम्हें याद रहेगी। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक है बीट्स फॉर बायोलॉजी। और इसके जो नोट्स हैं, एक वो नोट्स जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, बीच बीच में अंडरलाइन किया है, मतलब एनोटेशंस वाले और विदाउट एनोटेशन दोनों तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। बीच में बहुत ही खूबसूरत ऐसे बहुत सारे स्लाइड्स डले हैं, वो सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है। अब हमारे पास टाइम जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं एक काम करूंगा कि बीच में एक इजी चैप्टर भी डाल दूं और एक टफ चैप्टर भी डाल दूं, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। 23 जून तक सिलेबस कंप्लीट होकर रहेगा, ठीक है। तो इतना बस कर लो, आराम से काम तुम्हारा हो जाएगा। बीट्स फॉर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। रेगुलर नहीं था, 2-3 दिन का गैप हो गया था, मुझे कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा तुम्हें, और बीच में जो आते हैं की पॉइंट्स ये तुमको कैसे लग रहे हैं, और जो फीडबैक हो वो जरूर बताना, उस फीडबैक पे काम किया जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखना और अपने चाहने वालों का भी, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।